हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी मित्रों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 2 के ऊपर वीडियो दिया था, जिसे आप लोगों ने अपना काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था दोस्तों, और वह मेरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो भी बनी थी। मैं दोस्तों आगे भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार से काम करता रहूँगा तथा आगे भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। आप सभी भी अपना सपोर्ट बनाए रखना। मित्रों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 3 आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए, जो कि आपका 2-3 दिनों के अंदर अंदर है, तथा साथ ही साथ दोस्तों ये आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें मैंने यूकेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को रखा हुआ है। तो आप सभी लोग अगर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहें तथा अपना स्कोर जरूर चेक कर ले मित्रों। तथा आप सभी से एक निवेदन है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मित्रों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में सजातीय स्वर कौन से हैं? दोस्तों आपके 4 ऑप्शन हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे उन्हें। आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी यानी कि जो बड़ा आ, बड़ी ई तथा बड़ा ऊ है, वह तीनों हमारे सजातीय स्वर होते हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है ना, वह चारों ही हमारे विजातीय स्वर की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों आगे मैं जब आपको डिटेल क्लास दूंगा ना हिंदी वर्णमाला की, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग एग्जाम की दृष्टि से तथ्य के तौर पर इसे ऐसे ही याद रख लीजिए। अगर प्रश्न पूछा गया कि ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या फिर मूल स्वर कौन से होते हैं, दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी है ना, वह 4 हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं मित्रों, तो अंग तथा आहा हमारे अयोग वाह वर्ण होते हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में किन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं? आपके ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या दोस्तों 25 होती है ना, और इन्हीं 25 वर्णों को हमने 5-5 के वर्गों में रखा हुआ है, इसीलिए हम स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो अंतस्थ व्यंजन है इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन में आपने ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी संख्या भी 4 है। जब हम इनको बोलते हैं ना तो हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। तथा जो तीनों श हैं हमारे, श, 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 तो दोस्तों ये तीनों ही जो सौ हैं हमारे, यह ऊष्म व्यंजन में, तथा जो हो है यह चारों हमारे ऊष्म व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपने ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी संख्या भी 4 है। छ, त्र, ज्ञ तथा श्र, यह 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, निम्न में कौन सा एक द्वित्व व्यंजन है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि निम्न में कौन सा एक द्वितीय व्यंजन है। आपके ऑप्शन है कॉलेज, राम, दिल्ली तथा द्वितीय। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। इसका ऑप्शन सी यानी जो दिल्ली है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों ने कैसे द्वितीय व्यंजन पहचानना है मित्रों, मैं बताता हूँ आपको। आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली में दोस्तों दो जो लॉ हैं वह दो एक साथ पे को आए हैं, यानी कि जो दो वर्ण है ना वह एक साथ लिखे हुए हैं। जैसे दोस्तों इसमें दो लॉ लगे हुए हैं, वैसे ही एक शब्द है हमारा कुत्ता, उसमें दोस्तों दो तो साथ में आते हैं आप लोगों के, है ना। वैसे ही जो एक शब्द है हमारा बच्चा, बच्चा में दो चौ साथ में आते हैं मित्रों। तो जहाँ पर भी ना दोस्तों कोई दो वर्ण साथ में लिखे जाते हैं और वो व्यंजन होते हैं, तो उसे हम व्यंजन का द्वित्व होना कहते हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला शब्द है हमारा सीता शब्द में कौन सा कारांत है? आपके ऑप्शन है इकारांत, ईकारांत, ऊकारांत तथा आकारांत। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। सीता शब्द में मित्रों आकारांत है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे है दोस्तों आकारांत? आप देखिए कि सीता शब्द में अंत में कौन सा स्वर लगा हुआ है। आपको दिख रहा होगा मित्रों कि ता में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसमें आकारांत है। दोस्तों अगर किसी का नाम सोनू है तो सोनू में अंत में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो दोस्तों इसलिए उसमें कौन सा कारांत हो जाएगा? उकारांत हो जाएगा। अगर किसी का नाम लिली है तो दोस्तों लिली में जो अंत में कौन सा स्वर लगा हुआ है, आपको क्या दिख रहा है? ई की मात्रा लगी हुई है, तो उसमें कौन सा कारांत हो जाएगा मित्रों? ई कारांत हो जाएगा। आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी शब्द में जो अंत में स्वर लगा होता है ना, वही उस शब्द का कारांत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सामासिक चिन्ह किस चिन्ह का अन्य नाम है? आपके ऑप्शन है विस्मरण चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह तथा योजक चिन्ह। तो मित्रों आप लोगों ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। इसका ऑप्शन डी यानी जो योजक चिन्ह है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। योजक चिन्ह के अन्य नाम संयोजक चिन्ह तथा सामासिक चिन्ह है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। विस्मरण चिन्ह के बारे में बताता चलता हूँ मित्रों आपको। जो विस्मरण चिन्ह है वाक्य में किसी शब्द के ना, जब हमारा कोई वाक्य लिख रहे होते हैं उसमें अगर हमारा कोई शब्द छूट जाता है तो दोस्तों हम इस चिन्ह को लगाकर उस छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है।
अल्पविराम किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो हम कॉमा लगाते हैं ना उसे ही हम अल्पविराम कहते हैं। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग लगाते हैं ना मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी अगर परिभाषा प्रारंभ होती है, उस परिभाषा के प्रारंभ होते समय डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, और जहाँ पर वो परिभाषा खत्म होती है ना, वहाँ पर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा भी फिनिश हो जाता है, वहाँ पर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज हो जाता है। तो उसे ही हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा तथा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही हमारे उद्धरण चिन्ह में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? चार ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के, उज्ज्वल, कवित्री, अनधिकार तथा प्रज्वलित। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा, इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी बाकी जो हमारे शब्द हैं उज्ज्वल, कवित्री तथा अनधिकार, आप लोगों ने उन तीनों ही शब्दों को भली भांति देख करके जाना है। यह काफ़ी ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है मित्रों। दोस्तों जो प्रज्वलित शब्द है ना, इसमें दो जौ लगे हुए हैं, इसी वजह से यह गलत है। इसमें केवल एक जा का प्रयोग होगा, एक जौ इसमें अनायास ही लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में शुद्ध वर्तनी बताइए। दोस्तों आपके सामने शमशान शब्द के चार रूपों में शमशान को लिखा गया है, इसमें से आप लोगों ने बताना है कि कौन सा वाला शुद्ध है। मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका जो ऑप्शन ए है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं ना मित्रों, इसमें जो ऑप्शन बी है हम उस तरह से शमशान लिख देते हैं, लेकिन वह गलत होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि तथा विसर्ग संधि। मित्रों तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा, ऋग्वेद शब्द में व्यंजन संधि यानी जो ऑप्शन बी है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऋग्वेद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो हमें प्राप्त होता है ऋक धन वेद। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि व्यंजन संधि का जो सबसे पहला रूल है वह कहता है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों इसमें जो क होगा ना वह अपने तीसरे में चेंज हो जाता है, यानी गौ में चेंज हो जाता है। आगे दोस्तों मैं आप लोगों को संधि के ऊपर जब वीडियो दूंगा तब इसे भली भांति मैं आप लोगों को समझा दूंगा, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा मित्रों, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन हैं दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि तथा अयाधि संधि। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा, इसका ऑप्शन बी यानी जो यण संधि है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों आप लोगों ने यण संधि को कैसे पहचानना है, आपने देखना है कि य, व तथा र यह तीन शब्द लगे होंगे और उससे जस्ट पहले वाला जो शब्द होगा ना वह आधा होगा। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं मित्रों कि व लगा हुआ है और व से पहले जो सा है ना वह आधा है, इसलिए आप पहचान सकते हैं कि इसमें यण संधि मौजूद है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं मित्रों, निम्न में से किस एक शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन है कुपुत्र, कुमाता, अचूक तथा कुलीन। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका जो ऑप्शन डी है यानी जो कुलीन शब्द है उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी जो जो दोस्तों कुपुत्र शब्द है उसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है, कुमाता शब्द में कु उपसर्ग लगा हुआ है, अचूक शब्द में अ उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि जो कुलीन शब्द है दोस्तों अपने आप में एक सार्थक शब्द है, अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है। इसके आगे किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। कुलीन शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों, तो उच्च कुल में जन्मा यानी कि अच्छे कुल में जन्मा कुलीन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है किसका? आप लोगों ने बताना है। आपके ऑप्शन है परसर्ग का, प्रत्यय का, उपसर्ग का या फिर उपर्युक्त सभी का। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी यानी जो उपसर्ग है उनको विलोम शब्दों के निर्माण में अधिकता से प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे अगर आप सत्य शब्द लिख रहे हैं, सत्य का अगर आप विलोम बनाते हैं तो आप क्या करते हैं मित्रों, असत्य लिखते हैं ना, तो उसमें क्या करा आपने, सत्य के आगे अ उपसर्ग लगा दिया था। वैसे ही दोस्तों अगर आप मान का अगर आप विलोम शब्द लेते हो तो मान का अपमान विलोम हो जाता है। आपने क्या करा, मान शब्द के आगे अप उपसर्ग लगा दिया था। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि जो विलोम शब्द है इनके निर्माण में उपसर्गों का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा तथा सर्वनाम। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन बी यानी जो प्रत्यय है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रत्यय जो होता है वह किसी भी शब्द के अंत में प्रयोग में आता है। अगर आपसे पूछा जाए वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसे क्या कहेंगे, उसे उपसर्ग कहेंगे। मित्रों आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बेलगाम शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास तथा कर्मधारय समास। मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन सी यानी जो अव्ययी भाव समास है वह बेलगाम शब्द में मौजूद है। मित्रों आप लोगों ने अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानना है दोस्तों, आपने देखना है कि किसी भी शब्द में अगर स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा हुआ है ना तो वह हमारा अव्ययी भाव समास होगा। 100% आप लोगों ने ध्यान रखना है।
देखिए दोस्तों, इसमें जो बेलगाम शब्द है, इसमें लगाम मूल शब्द है, लेकिन बे उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है कि कोई ऐसे शब्द जो रिपीट होते हैं, जैसे कि मैंने बोला बार बार। दोस्तों बार बार एक ऐसा शब्द है जो मैंने रिपीट करा है, बार आगे भी बोला है, फिर बार पीछे भी बोला है, तो ऐसे शब्द में भी दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते हैं रातों रात, तो दोस्तों इसमें भी अव्ययी भाव समास मौजूद होगा, तथा जिनके प्रारंभ में उपसर्ग लगा होगा, इन दोनों प्रकार के शब्दों में अव्ययी भाव समास लगेगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा एक देशज शब्द है? आपके ऑप्शन हैं गड़बड़, अमीर, आईना तथा कैंची। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो ऑप्शन ए है, यानी जो गड़बड़ शब्द है दोस्तों, वह देशज शब्द है। तथा बाकी शब्द भी देख लेते हैं मित्रों। जो अमीर शब्द है वह अरबी शब्द है, आईना जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है, तथा जो कैंची है दोस्तों वह तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में ओला शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं कूप, उपल, पुच्छ तथा ग्रंथि। आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा मित्रों। इसका जो ऑप्शन बी है, यानी जो उपल है, वह ओला शब्द का तत्सम रूप होगा। दोस्तों तत्सम रूप क्या होते हैं? वह जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ओला का जो संस्कृत वाला शब्द है वह क्या होगा? उपल होगा। अगर आपसे पूछा जाए जो कूप शब्द है वह किसका तत्सम रूप है, तो दोस्तों कूप जो है वह कुएं का तत्सम रूप है। जो पुच्छ है वह पूछ का तत्सम शब्द है, तथा जो ग्रंथि है दोस्तों वह गांठ का तत्सम रूप है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, श्री राम जी की विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सकी, रेखांकित वाक्य में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा संज्ञा भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों आप लोगों ने इस वाक्य में ना विभीषण के शब्द, विभीषण जो शब्द है हमारा, उसकी संज्ञा बतानी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह विभीषण शब्द में मौजूद है। देखिए दोस्तों कैसे मौजूद है? श्री राम जी की विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सकी, यानी उन्हीं के बारे में, यानी जो विभीषण जी हैं उनके बारे में बात करी गई है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मौजूद है। यह जातिवाचक संज्ञा कब होती मित्रों? जब इसमें इस प्रकार से बोला जाता है कि आजकल हर प्रत्येक परिवार में हमें विभीषण मिल जाता है। इसमें अगर रेखांकित करा होता विभीषण को, तो तब इसमें जातिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि दोस्तों इसमें जो विभीषण शब्द है वह एक धोखेबाज भाई के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द बन जाता। आगे बढ़ते हैं मित्रों। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं गीदड़िन, गीदड़नी, गीदड़ी या फिर गिदड़िया। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। इसका जो ऑप्शन सी है ना मित्रों, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, रेखांकित शब्द का वचन क्या होगा? यानी दोस्तों जो इसमें हस्ताक्षर शब्द है उसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन सा वचन है। आपके ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन या फिर ए व बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है ना कि जो हस्ताक्षर शब्द है वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग में आता है। कैसे आता है दोस्तों? आप लोग कभी भी अगर हस्ताक्षर करते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? अपने हस्ताक्षर कर दो या फिर यहाँ साइन कर दो। दोस्तों आप ऐसा नहीं बोलते हो कि अपना हस्ताक्षर कर दो, आप लोग बोलते हैं अपने साइन कर दो या फिर अपने हस्ताक्षर कर दो। तो दोस्तों जो हस्ताक्षर शब्द है वह हमारा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। साथ ही साथ दोस्तों मैं कुछ शब्द और बता देता हूँ आपको, जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, अक्षत हो गया या फिर होंठ हो गया। यह सभी जो शब्द है ना दोस्तों, यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में आते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कारक के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन हैं 8, 7, 6 या फिर 9। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। बहुत ही प्यारा सरल सा प्रश्न है ये। तो कारक के दोस्तों 8 भेद होते हैं। मैं आपको कारक की विभक्तियां भी बताते चलता हूँ और कारक भी बताते चलता हूँ दोस्तों। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में दोस्तों। संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर तथा संबोधन हे भू अरे, यह 8 हमारे कारक तथा उनके कारक चिन्ह थे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जो विशेषण शब्द क्रिया विशेषण अथवा विशेषण की ही विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है क्रिया विशेषण, प्रविशेषण तथा क्रिया विशेषण। तो दोस्तों ऐसे शब्द ना जो विशेषण तथा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। विशेषण की डेफिनेशन क्या होगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होगी मित्रों? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? आप लोगों ने बताना है सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। घोड़ा मैदान में दौड़ता है वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखो दोस्तों आपने कर्म की पहचान के लिए क्या क्या और किसको से आपने प्रश्न करना है। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो इसमें सकर्मक क्रिया होगी, अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी। अगर मैं दोस्तों इसको आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुवनंदा किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है नदी, चंद्रमा, गंगा तथा सूर्य। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो गंगा नदी है इनका पर्यायवाची है ध्रुवनंदा। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है सुरसरी, सुरधुनी, त्रिपथगा, दोस्तों यह सभी भी हमारे गंगा नदी के पर्यायवाची हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुरक्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द, दोस्तों देखो कई बार क्या होता है ना कि हमें वहाँ पर विलोम नहीं लिख करके देता है, वो बोलता है विपरीतार्थक शब्द। तो दोस्तों आप लोगों ने पहचानना है कि विलोम शब्द तथा विपरीतार्थक शब्दों का मतलब एक ही होता है, विपरीतार्थक शब्द का अर्थ भी विलोम शब्द ही होगा। अनुरक्ति शब्द का दोस्तों विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द आप लोगों ने बताना है। आपके ऑप्शन है सुरक्ति, विरक्ति, विराट या फिर कल्पित। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। अनुरक्ति शब्द का जो दोस्तों विलोम शब्द होगा वह ऑप्शन बी यानी जो विरक्ति है वह होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है कौन सा? आप लोगों ने बताना है। आपके ऑप्शन है जिज्ञासु, मुमुक्षु, मुमूर्षु तथा निर्वाण। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो ऑप्शन बी है ना मुमुक्षु, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम मुमुक्षु कहते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। हिंदी का अंतिम प्रश्न है मित्रों, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है वह कौन सा है? आपके ऑप्शन है मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त का अभिलाषी, युयुत्सु, युद्ध करने का इच्छुक, तितीर्षु, तप करने में संलग्न तथा जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला। तो दोस्तों इसमें से ना तीन तो ठीक है, तीन जो है वह सही अर्थ दे रहे हैं, लेकिन जो एक है ना वह गलत अर्थ दे रहा है। इसका जो ऑप्शन सी है ना तितीर्षु, तप करने में संलग्न, यह गलत हो जाएगा मित्रों। तितीर्षु का जो अर्थ होता है ना मित्रों वह होता है तैरने की इच्छा रखने वाला। जो तैरने की इच्छा रखने वाला होता है उसे हम तितीर्षु कहते हैं। आप लोगों ने चारों को ही भली भांति तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आप लोगों ने चारों को ही ध्यान रखना है। दोस्तों उत्तराखंड यहाँ पे से प्रारंभ हो रही है। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को इसके अधिक से अधिक तथ्य बताने के, जिससे कि आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत सारी हेल्प आप लोगों की हो जाए। दोस्तों प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा था? आपके ऑप्शन है 22वां, 18वां, 25वां तथा 21वां। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो ऑप्शन सी है मित्रों, यानी कि जो हमारा 2011 जनगणना के अनुसार जो हमारा उत्तराखंड है इसका जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में 25वां स्थान रहा था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था 2011 जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तराखंड का जनघनत्व था। अगर पूछा जाए पूरे देश का कितना था, ये तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड का था। 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तराखंड का जनघनत्व था 2011 जनगणना के अनुसार। अगर पूछा जाए पूरे देश का जनघनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे देश का जनघनत्व था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि उत्तराखंड के किस जिले में हुई है, तो दोस्तों हरिद्वार जिले में सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि हुई है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रत्येक 12वें वर्ष भाद्र माह में जुमली हवा शामू उत्सव उत्तराखंड के किस जिले में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ तथा चमोली। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो ऑप्शन सी है मित्रों पिथौरागढ़, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जुमली हवा सामूह उत्सव है मित्रों वह व्यास घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों पिथौरागढ़ की, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने कि यहाँ पर प्रत्येक 12वें वर्ष से कंडाली या फिर किरजी उत्सव पिथौरागढ़ के भोटिया लोगों के द्वारा मनाया जाता है। आप लोगों ने दोनों ही प्रश्न याद रखने हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि जुमली हवा सामूह उत्सव कितने वर्षों में मनाया जाता है, तो 12वें वर्षों में, प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों कंडाली या फिर किरजी उत्सव के बारे में पूछेगा, वह भी प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव है। दोनों ही पिथौरागढ़ से रिलेटेड है, आप लोगों ने दोनों को ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पौराणिक तिमुंडा मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है मालकोटी रुद्रप्रयाग, जोशीमठ चमोली, हर्षिल उत्तरकाशी तथा देवप्रयाग टिहरी। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जो तिमुंडा मेला है मित्रों वह जोशीमठ चमोली में आयोजित किया जाता है। और यह कब आयोजित किया जाता है मित्रों, तो प्रतिवर्ष जब बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले होते हैं ना, तो उससे पूर्व किसी एक शनिवार को यह मेला आयोजित करा जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जोशीमठ चमोली में पौराणिक तिमुंडा मेला आयोजित करा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, बलना उत्तराखंड के किस एक क्षेत्र का प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शन है हल्द्वानी, कौसानी, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। जो बलना नाम है ना मित्रों वह कौसानी, जो बागेश्वर में स्थित है कौशानी, इसका प्राचीन नाम बलना है। अगर पूछा जाए कि इसका उपनाम क्या है, तो इसे भारत का स्विट्जरलैंड उपनाम से भी इसे जाना जाता है।
मित्रों, अब भारत का स्विट्जरलैंड तो आप लोगों ने ध्यान रख लिया, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड जो उपनाम है ना, इससे हर्षिल उत्तरकाशी को जाना जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तब आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमारा कौशानी है इसे हम भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगर पूछा जाए उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, तो आपने ध्यान रखना है कि हर्षिल उत्तरकाशी को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, तो दोस्तों चोपता रुद्रप्रयाग को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इतने प्रश्न आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बागेश्वर बसा है। पहला ऑप्शन है आपका नीलेश्वर व भीलेश्वर पर्वतों के बीच, कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर, शुंभ निशुंभ पर्वतों के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जो बागेश्वर है दोस्तों वह नीलेश्वर भीलेश्वर पर्वतों के बीच बसा है। अगर आपसे पूछा जाए किन नदियों के संगम पर यह है, तो दोस्तों बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर है ना, वहाँ पर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल स्थित है। यानी कि जो श्रीनगर शहर है ना हमारा पौड़ी गढ़वाल का, वह कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए शुंभ निशुंभ पर्वतों के पास कौन सा मंदिर स्थित है, तो दोस्तों शुंभ निशुंभ पर्वतों के पास नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है भारती चंद, महेंद्र चंद, देवी चंद तथा उद्योत चंद। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जो चंद वंश का तुगलक कहा जाता था वह देवी चंद को कहा जाता था। मित्रों भारती चंद के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि नेपाल में 12 वर्षों तक आक्रमण कर चंद राजवंश को नेपाल की अधीनता से आजाद करवाने वाले शासक कौन थे, तो भारती चंद वह शासक थे। महेंद्र चंद से आपने ध्यान रखना है मित्रों कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो महेंद्र चंद चंद वंश के अंतिम शासक थे। साथ ही साथ दोस्तों इनका किस में निधन हुआ था, किस युद्ध में निधन हुआ था पूछा जाए, तो आपने ध्यान रखना है कि 1790 में गोरखाओं के साथ हुए हवलबाग के युद्ध में यह वीर गति को प्राप्त हुए थे। उद्योत चंद के बारे में दोस्तों आपने ध्यान रखना है, यह पहला राजा था जिसने नेपाल के अजमेरगढ़ तक शासन किया था। अगर पूछा जाए कि नेपाल के अजमेरगढ़ तक शासन करने वाला चंद वंश का प्रथम राजा कौन था, तो उद्योत चंद आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया। आपके ऑप्शन हैं बुद्धि बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरिराम त्रिपाठी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी जो हरिराम त्रिपाठी जी थे, इनके द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया गया था। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं मित्रों। जो बुद्धि बल्लभ पंत जी थे, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो बुद्धि बल्लभ पंत आप लोगों ने ध्यान रखना है। बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में दोस्तों इन्हें बीडी पांडे भी कहा जाता था। तो आपने ध्यान रखना है कि 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे, तथा 1918 में इनके द्वारा शक्ति साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत करी गई थी, तथा कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक बीडी पांडे यानी बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा लिखी गई थी। इतने तथ्य आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध साहित्य समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है जीबी पंत, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, ऑप्शन सी है कालू मेहरा, तथा अगला ऑप्शन है आपका कैप्टन सर्वेयर। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। शुद्ध साहित्य समिति का गठन दोस्तों 1913 में सत्यदेव परिव्राजक द्वारा अल्मोड़ा में किया गया था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। बात करी जाए दोस्तों कैप्टन सर्वेयर जी के बारे में, तो कैप्टन सर्वेयर ने 1899 में मायावती आश्रम की स्थापना लोहाघाट चंपावत में करी थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। जीबी पंत दोस्तों हमारे उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत एक हमारे उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करते हैं। कालू मेहरा मित्रों, कालू मेहरा द्वारा सन 1857 की क्रांति के दौरान हमारे उत्तराखंड में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया गया था। यह लोहाघाट के बिसुंग गांव से संबंधित थे। आप लोगों ने इतने तथ्य इस प्रश्न से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। आपके ऑप्शन है गंगोत्री, मिलम, खतलिंग तथा पिंडारी। दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो हमारा पिंडारी ग्लेशियर है वह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो दोस्तों गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो तब आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि जो मिलम ग्लेशियर है वह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है हमारा, 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने भाग लिया था। आपके ऑप्शन है बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बीडी पांडे, देवी दत्त पंत तथा ज्वाला दत्त जोशी। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन जो था वह कलकत्ता में आयोजित हुआ था, और इसमें हमारे ज्वाला दत्त जोशी जी के द्वारा भाग लिया गया था। आप लोगों ने ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती का हरिद्वार आगमन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 1897, 1899, 1901 तथा 1905। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। दयानंद सरस्वती का दोस्तों हरिद्वार आगमन 1897 1897 के कुंभ मेले में हुआ था दोस्तों, जहां इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न है मित्रों, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है अक्टूबर 1916 में, सितंबर 1916 में, अक्टूबर 1917 में तथा सितंबर 1917 में। तो दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। दोस्तों जो कुमाऊं परिषद है इसकी स्थापना सितंबर 1916 में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत व बी डी पांडे जी के द्वारा करी गई थी। दोस्तों बात करें अगर इसके प्रथम अधिवेशन की, तो दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में हुआ था तथा दोस्तों कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय वर्ष 1926 में हो गया था। आपने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौसानी बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन हैं सरला बहन, मीरा बहन, मोहन लाल शाह तथा शांतिलाल त्रिवेदी। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों कौशानी बागेश्वर में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1948 में सरला बहन के द्वारा करी गई थी। अगर पूछा जाता है दोस्तों कि सरला बहन का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हाइलामन था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। दोस्तों इनके द्वारा ना क्या करा गया था, इनकी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ना सरला बहन की भारत सहयोग गतिविधियों को देखते हुए उन्हें अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी। तो आप लोग पहचान सकते हैं कि कितनी ग्रेट ये महिला रही होंगी। तथा दोस्तों आपने मीरा बहन के बारे में याद रखना है कि मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करी थी। इतने तथ्य आपने इस प्रश्न से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन हैं खेती से, भ्रष्टाचार से, शराब के विरोध से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी ने ध्यान रखना है कि कनकटा बैल आंदोलन हमारे भ्रष्टाचार से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, उत्तराखंड नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन हैं तीसरा, दूसरा, चौथा या फिर पहला। तो दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मित्रों अगर बात करी जाए कि यह कब प्रारंभ कराया गया था, तो दोस्तों यह 22 जुलाई 2022 से लागू कर दिया गया था। और मित्रों एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि इसके तहत प्री प्राइमरी लेवल पर बाल वाटिका नामक कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। आपने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस व्यक्ति को केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों शेखर जोशी, सच्चिदानंद भारती, प्रदीप नेगी तथा कौस्तुभ चंद्र जोशी। तो दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि सच्चिदानंद भारती जी को केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर पूछा जाए कि केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो दोस्तों वर्ष 2014 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2014 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि प्रदीप नेगी और कौस्तुभ चंद्र जोशी इन दोनों ही को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के यह दोनों जने मौजूद हैं यहाँ पर, यानी कि इन दोनों को ही उत्तराखंड के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला आपने ध्यान रखना है दोस्तों शेखर जोशी जी से कि विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से शेखर जोशी जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सुरकुंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 20 जून 2022 से, 21 अप्रैल 2022 से, 21 मई 2022 से तथा 21 अप्रैल 2021 से। दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो सुरकुंडा देवी मंदिर है इसके लिए रोपवे सेवा की शुरुआत 21 अप्रैल 2022 से करी गई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए सुरकुंडा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो यह मंदिर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और यह उत्तराखंड का एकमात्र सिद्धपीठ है जहां गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है। यह प्रश्न कई ज्यादा बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? आपके ऑप्शन है पांचकंडी बया ताल, डोडी ताल, वासुकी ताल तथा ऑप्शन डी है हमारा सात ताल। दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि उत्तरकाशी के पांचकंडी बया ताल यानी जो हमारा ऑप्शन ए है इस ताल का पानी उबलता हुआ है। बात करी जाए अगर डोडी ताल की, तो दोस्तों डोडी ताल भी हमारा उत्तरकाशी में ही मौजूद है। वासुकी ताल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यह टिहरी गढ़वाल तथा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, लेकिन अगर इसका मैक्सिमम एरिया आता है तो वह रुद्रप्रयाग में ही काउंट होता है मित्रों। वासुकी ताल से आपने एक तथ्य और ध्यान रखना है मित्रों कि इस ताल का पानी लाल रंग का है। सात ताल दोस्तों, सात ताल के बारे में आपने ध्यान रखना है कि यह हमारा नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में विधानमंडल है। आपके ऑप्शन हैं एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उत्तराखंड में हमारा विधानमंडल है ना वह एक सदनात्मक है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी इस बात से अवगत होंगे दोस्तों कि हमारे जो उत्तराखंड है इसमें सिर्फ विधानसभा ही मौजूद है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमारे उत्तराखंड में सिर्फ विधानसभा मौजूद है,
जबकि विधान परिषदें मौजूद नहीं हैं। दोस्तों सिर्फ हमारे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें मौजूद हैं और उन 6 राज्यों को हम लोग बाईकेग्रल स्टेट कहते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में लोहारी नागपाला परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी पर 600 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 3 अप्रैल 2005, 3 अक्टूबर 2005, 4 अप्रैल 2005 तथा 4 अक्टूबर 2005। दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो हमारा राज्य सूचना आयोग है ना, इसका गठन 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। इसके तहत क्या है दोस्तों कि आप लोग अगर गवर्नमेंट से किसी प्रकार की सूचना लेना चाहते हैं तो आपको अधिकार है कि आप लोग उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। आप आरटीआई लगा करके उस सूचना के बारे में जान सकते हैं। तथा दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो आपने ध्यान रखना है कि RS टोलिया जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। वर्तमान में दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में श्री योगेश भट्ट जी हमारे उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। और ये कब बनाए गए थे दोस्तों? तो दिसंबर 2022 में इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तर कुरु, देवभूमि या मनुष्यों की भूमि, हिमवंत तथा ब्रह्मपुर। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा ही लिया होगा। इसका जो ऑप्शन ए है मित्रों, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए हमारा उत्तर कुरु शब्द प्रयोग में लाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है तथा ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, गढ़वाल के किस शासक ने रोटी सूची प्रथा का प्रचलन चलाया था? आपके ऑप्शन हैं श्याम शाह, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह तथा फतेह शाह। तो दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो महीपति शाह था इसके द्वारा रोटी सूची प्रथा का प्रचलन चलाया गया था। दोस्तों ये महीपति शाह जो था यह तिब्बत में आक्रमण करने जाता था। तो दोस्तों जो इसके सैनिक थे ना, उसमें कई सारे ब्राह्मण भी लोग शामिल होते थे। तो वह लोग क्या करते थे कि वह दूसरों के हाथ का खाना नहीं खाते थे, यानी जो चावल वगैरह थे वह नहीं खाते थे। तो इसके द्वारा रोटी सूची प्रथा चलाई गई और इसमें इसके द्वारा कहा गया कि इस प्रथा के द्वारा अब जो ब्राह्मण होंगे या फिर जो क्षत्रिय होंगे, यानी कि जो भी ठाकुर लोग होंगे, वह उनमें से कोई भी अगर रोटी बनाता है तो सभी को वह रोटी खानी पड़ेगी। यह प्रथा इनके द्वारा चलाई गई थी महीपति शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, फतेह शाह यशोवर्णन काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन हैं फतेह शाह, रामचंद्र कंडियाल, प्रदीप शाह तथा मौलाराम। दोस्तों आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि फतेह शाह यशोवर्णन काव्य की रचना रामचंद्र कंडियाल जी द्वारा करी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों अपने फतेह शाह से याद रखना है कि फतेह शाह के समय में ही गुरु राम राय का देहरादून आगमन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगली एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी दोस्तों फतेह शाह के बारे में कि जो दोस्तों अकबर व सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति फतेह शाह के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कि अकबर व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति उत्तराखंड के किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? दोस्तों फतेह शाह के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, हाल में व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण उत्तराखंड का लोहारी गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यह परियोजना किस नदी पर है? आपके ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, टोंस तथा भागीरथी। दोस्तों आप सभी को मैं बताते चलता हूँ, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को देता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों अभी यह हाईलाइटेड है, एक पूरा गांव इसके कारण से डूबा हुआ है, तो इसके द्वारा प्रश्न बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि जो दोस्तों व्यासी परियोजना है ना, यह 120 मेगावाट की परियोजना है और यह यमुना नदी पर स्थित है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है इसके बारे में कि 1972 में व्यासी जो परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन 1990 में इसके कार्य को रोक दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों 2012 में इस जल विद्युत परियोजना का कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया गया था और अभी दोस्तों इसका काम लगभग कंप्लीट होने को है। तो इस वजह से लोहारी गांव पूरी तरीके से इसके कारण से डूब गया है। तो आप लोगों के लिए अभी यह हाईलाइटेड परियोजना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो मित्रों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखी है तो अपना अपना स्कोर मुझे जरूर यहाँ पर मेंशन कर दें, यानी कि कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों आगे आपको इसमें जीके जीएस उत्तराखंड व हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे तथा आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको सभी जानकारियां हमारे चैनल में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मित्रों तो आप सभी अपना सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपको आपके एग्जाम के लिए हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।